बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे हम, और बायोटेक्नोलॉजी जो है जिसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। पिछली क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल की थी। हमने जाना था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किन किन प्रोसेस के जरिए हम जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। हमने ये देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, इसको समझने के लिए हमने 3 पॉइंट्स हमने एनसीईआरटी में देखे थे, जो कि क्या क्या हैं। एक तो था हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी किस सिद्धांत पर काम करती है, सिद्धांत क्या है। इसके अलावा हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है, इसकी टूल्स क्या क्या हो सकती है ना, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये हमने सेकेंड पॉइंट्स बनाया। और थर्ड जो पॉइंट्स है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब कि हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स देखे थे और इन 3 पॉइंट्स के जरिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा था तो प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। इसके अलावा हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो हमने बनाना सीख लिया था कि क्या होता है। हमने 3 से 4 साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे, यानी कि 3 टाइम ऑफ पीरियड से हमने प्रिंसिपल को समझने की कोशिश की थी। इसमें पहला था लुई पास्चर, जिन्होंने फर्मेंटेशन किण्वन दिया था, जो कि सबसे पहले था 1857। और दूसरा जो काल था वो था काल इरेकी का, और काल इरेकी ने यहाँ पर 1910 से 1919 के अंदर उन्होंने क्या किया, रिसर्च की, और 1919 के अंदर उन्होंने यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी बढ़ दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर मेनली रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर पोल बर्ग, और इन्होंने 1972-73 के अंदर इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रॉपरली जो बनाया था वो बनाया था स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। उन्होंने 2 विपर्सी जीवों के डीएनए को आपस में जोड़ा और जोड़कर उन्होंने किसी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया और उनकी कॉपीज बनाना शुरू कर दी थी, और इसीलिए उनको आगे 1980 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। आज हम बात करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और ये जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है, क्योंकि ये सब बातें जो है हमने पीछे पढ़ ली थी पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी तो आप पिछली क्लास जाकर देखिए। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कि ये जो जैव प्रौद्योगिकी जो है, इसके को समझने के लिए हम किन किन टूल्स को यूज करेंगे, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाएंगे, पुनर्योगज डीएनए जो हम बनाएंगे, उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर किन किन टूल्स या किन किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे ना, मतलब कि हम किन साधन्स का, टूल्स का यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए। ये हमारे पास आज मेन टॉपिक है। एनसीईआरटी के अंदर देखो यहाँ पर 5 पॉइंट्स दे रखे हैं कि इन 5 पॉइंट्स के जरिए आप जो है टूल्स या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को समझ सकते हैं कि 5 टूल्स कौन कौन से। एक तो है सबसे ज़्यादा जरूरी, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको हम बोलेंगे प्रतिबंधित एंजाइम। और अगर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझ लिया, मतलब कि आपने 5 टूल्स का लगभग 50% काम इस एक टॉपिक में कर लिया। एक हम पढ़ेंगे लाइगेज एंजाइम, जिसको बोलते हैं लाइगेज एंजाइम, जो कि इनको जोड़ने में हेल्प करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे वेक्टर या वाहक, जिसे हम क्लोनिंग करना सीखेंगे। और एक हमारे पास है परपोषी, यानी कि होस्ट जो होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। होस्ट कौन होता है उसके बारे में बात करेंगे। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर यदि हमने इन 5 पॉइंट्स को ढंग से समझ लिया तो हमारा ये दूसरा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक प्रिंसिपल था, सिद्धांत,
जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा था, और कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ टाइम ऑफ पीरियड थे जिनको हमने पढ़ लिया। आज हम इन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंधित एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम क्या होता है? ऐसा एंजाइम जो अपने डीएनए को प्रोटेक्ट कर सकता हो। प्रोटेक्ट करने का मतलब हो गया सुरक्षा दे सकता हो। अब ये होता कहाँ है? देखो, सबसे पहले तो ये जानेंगे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ होता है। रिस्ट्रिक्शन यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रतिबंधित एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या इसको हम कह रहे हैं प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम। ठीक, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम हमें मिलता है बैक्टीरिया से। मतलब कि ये एंजाइम कहाँ से निकाला जाएगा? ये एंजाइम बैक्टीरिया से निकाला जाएगा, बैक्टीरिया से निकाला जाएगा, निकाला जाएगा। और इस क्लास के अंदर अगर किन्हीं बैक्टीरिया का नाम आएगा या किन्हीं एंजाइम का नाम आएगा तो 2 आपको बता देता हूँ। एक तो एंजाइम है हिंड सेकेंड और एक एंजाइम है EcoR1। ये दोनों क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम जानेंगे। मतलब कि प्रतिबंधित एंजाइम जो होता है वो कहाँ से निकाला जाता है? बैक्टीरिया से निकाला जाता है, किसी भी बैक्टीरिया के निकाला जाता है। और हिंड सेकेंड और EcoR1 2 एग्जाम्पल है। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? बैक्टीरियोफेज, या जिसको हम जीवाणु भोजी करते हैं। मतलब कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये एक प्रकार का डीएनए को सेव किया जाता है। और किसको, कौन से डीएनए को प्रोटेक्ट कर रही है? जिस बैक्टीरिया से निकाला जा रहा है। मतलब बैक्टीरिया के डीएनए से, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। अब कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है 1963 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है वार्नर अर्बर, वार्नर अर्बर। और इन वार्नर अर्बर ने क्या किया था? 2 एंजाइम डिस्कवर किए थे। 2 एंजाइम कौन कौन से हैं? एक एंजाइम का नाम है मिथाइलेज एंजाइम, मिथाइलेज एंजाइम, मिथाइलेज एंजाइम। आप समझ गए होंगे कि इसमें मैथिल जुड़ा हुआ है, मिथाइल समूह। और एक एंजाइम है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एक तो हमारे पास है मिथाइलेज एंजाइम, एक हमारे पास है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। देखो, मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम, ये प्रोटेक्ट करते हैं। हालांकि मैं आपको आगे यह बताऊंगा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्सो और एंडो। ठीक है, जिसमें ज्यादातर बात जो है एंडोन्यूक्लियस की चल रही है। एक्सोन्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताना। अब देखो, प्रोटेक्ट कैसे करता है? बैक्टीरिया के अंदर 2 एंजाइम खोजे जा रहे हैं, और खोजने वाले व्यक्ति का नाम है वार्नर अर्बर, 1963। और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये दूसरा एंजाइम है यहाँ पर। अब होता क्या है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। इस पे हमेशा जीवाणु भोजी जो होता है बैक्टीरियोफेज, वो क्या करता है? हमला करता है। जब हमला करेगा तो इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग होगी, जो कि आपने पढ़ा होगा अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट इन चैप्टर 5th, डीएनए वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी जो होता है वो इकोलाई बैक्टीरिया पे किस प्रकार हमला करता है। और जब हमला करता है तो इसके अंदर 2 चीजें होती है। एक तो होता है इसके अंदर डीएनए, जीवाणु भोजी का डीएनए, और दूसरी चीज होती है यहाँ पर इसका कवर। ये जो कवर है या इसको खोल बोल देते हैं, इस कवरिंग को जो हम प्रोटीन से इंडिकेट करेंगे। प्रोटीन से कैसे? क्योंकि जीवाणु भोजी का जो आवरण होता है, आउटर शेल जो होता है, वो आउटर शेल प्रोटीन का बना होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है डीएनए। ये डीएनए जो होता है इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही डीएनए अंदर आ जाएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा? अलग। अब देखो, इसके अंदर 2 प्रकार के डीएनए हो गई। एक तो डीएनए हो गया इकोलाई का डीएनए,
और एक डीएनए है हमारे पास यहाँ पर किसका, जीवाणुभोजी का डीएनए। मिथाइलेज समूह क्या करता है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले इस अपने डीएनए मतलब बैक्टीरिया का जो खुद का डीएनए होता है इसके अंदर CH3 समूह है यानी कि मिथाइल समूह जोड़ देता है। अब आप समझ गए होंगे कि मिथाइल समूह क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही बाहर का कोई डीएनए इसके ऊपर हमला करेगा तो ये पहले से क्या करता है, सावधानी बरतता है, ताकि जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपना काम करेगा तब एंडोन्यूक्लियस को ये ध्यान रहे कि हमारा डीएनए कौन सा है और बाहर का डीएनए कौन सा है। समझते हैं इस बात को। मान लो इस डीएनए के अंदर उन्होंने CH3 जोड़ दिया, मिथाइलेज एंजाइम का इतना ही काम है। मिथाइलेज क्या करता है, इसके अंदर CH3 यानी मिथाइल्स में जोड़ दिया, मिथाइल्स में जोड़ते ही अब दूसरा काम होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। पहला काम है मिथाइल्स में जोड़ना, तो मिथाइलेज एंजाइम ने अपने डीएनए के ऊपर क्या जोड़ दिया, मिथाइल्स में जोड़ दिया। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, जिसके ऊपर जोड़ दिया अब ये एंटर करेगा, मतलब ये अपना काम शुरू करेगा। अपना एंजाइम काम कैसे शुरू करेगा, जैसे ही बाहर का डीएनए अंदर आएगा, अंदर आते ये पहचान करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। जब ये आइडेंटिफाई करेगा तो इसको पता चलेगा कि हमारा डीएनए कौन सा है और बाहर का डीएनए कौन सा होता है। जैसे इसको पता चला कि बाहर का डीएनए ये है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर CH3 समूह यानी कि मिथाइल समूह नहीं जुड़ा होता और यहाँ पर मिथाइल समूह जुड़ा होता है। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम समझ जाता है कि मुझे कौन सी डीएनए को काटना है। तो अब ये क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खास बात होती है। खास बात क्या होती है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा डीएनए को बीच में से काटता है। और बीच में से काटने का मतलब क्या होता है, ताकि बाहर का जो डीएनए होता है वो इनएक्टिव हो जाए। इनएक्टिव मतलब कि अक्रिय हो जाए। बाहर के डीएनए को इनएक्टिव करने के लिए या अक्रिय करने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, उसको बीच में से काट लेता है और काट कर क्या करता है, इसको इन अक्रिय या इनएक्टिव कर देता है। तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रकार। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये दो तरीके से डीएनए को काटता है। अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है दो तरीके से काटता है। देखो दो तरीके से कैसे काटता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो काटता है एक्सोन्यूक्लियस, मतलब जो डीएनए जो एंजाइम डीएनए को सिरों से यानी कि साइड से काटता है, उसको हम बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। जो एंजाइम डीएनए को साइड से काटता है उसको हम कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। समझे। और जो एंजाइम डीएनए को बीच में से काटता है उसे हम कहेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बात चल रही है प्रतिबंधित एंजाइम की, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि ये काम कैसे करते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एंजाइम जो है किस तरीके से काम करते हैं। दो तरीके से काम करते हैं। यदि एंजाइम डीएनए के साइड से काट देता है, जैसे मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए को अगर यहाँ पर साइड से काटा जा रहा है, सिरों से काटा जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कहेंगे। और यदि एंजाइम डीएनए को बीच में से काट रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज कम होता है। मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसको हम कहते हैं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, उसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, समझो ध्यान से। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए को साइड से काटता है। तो मैं आपको बता रहा हूं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। अब देखो इसकी क्या पहचान है या क्या विशेष के काम है। ये डीएनए को हमेशा कहाँ से काटता है, ये डीएनए को हमेशा साइड से, मतलब सिरों से काटता है। सिरों से छोर जो होता है ना, छोर एंड जो होते हैं इनकी, एंड से काटता है। दूसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज नहीं है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज क्यों नहीं है? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमें डीएनए चाहिए सर्कुलर डीएनए, गोलाकार डीएनए, और वो पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ये काम करता है लीनियर डीएनए पर, तो ये काम नहीं कर पाएगा। और वेक्टर जो होता है, वाहक जो होता है, या प्लाज्मिड जो है, उनके अंदर सर्कुलर डीएनए, वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं करता। दूसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जिसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चिपचिपे सिरे बनने चाहिए। अब ये चिपचिपे सिरे क्या होते हैं, इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ। चिपचिपे सिरे का मतलब हो गया कि जब किसी डीएनए को काटा जाए, जैसे मान लो ये डीएनए है आपका, ये डीएनए, इस डीएनए को जब यहाँ से काटा जाएगा तो काटने पर यहाँ पे जो सिरे बनते हैं वो स्टिकी एंड्स होने चाहिए। चिपचिपे सिरे बोलते हैं इनको, स्टिकी एंड्स। अब ये चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड्स क्या होता है, इसको मैं आपको एंडोन्यूक्लियस में बताऊंगा, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस इतना मेन हमारे पास नहीं है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है यहाँ पर मेन है। चिपचिपे सिरे कैसे बनते हैं मैं आपको जस्ट इस टॉपिक के बाद बताऊंगा। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज नहीं है, साइड सिरों से बनते हैं, इनके अंदर चिपचिपे सिरे नहीं बनते हैं। चिपचिपे सिरे बनने चाहिए, मतलब कुल मिलाकर चिपचिपे सिरे बनने चाहिए, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस में ऐसा नहीं बनता। इनके अंदर सिरे बनते हैं, वो बनते हैं ब्लंट एंड्स, ब्लंट्स एंड बनते हैं इनके अंदर, या कह सकते हैं सपाट छोर इनके अंदर बनते हैं। इनका यूज कहाँ होता है, ये तो आपने बता दी कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की पहचान। इनका यूज फिर कहाँ होता है, कुछ तो काम होता होगा ना कि सर आपने इसकी कमियां बताई, इसका यूज भी तो बताओ। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को दो प्रकार से बता रहे हो कि एक तो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है, एक्सोन्यूक्लियस की आपने कमियां बता दी, कुछ काम भी तो आता होगा। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम काम आता है, कहाँ काम आता है, डीएनए की मरम्मत करने में काम आता है, बहुत जरूरी काम करता है। डीएनए की मरम्मत करता है कहाँ, जब किसी सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है, या किसी सेल के अंदर रेप्लिकेशन, जब किसी सेल के अंदर रेप्लिकेशन होता है, यानी कि एक कोशिका के अंदर डीएनए का गुणन जब होता है, तो जब डीएनए का गुणन होता है तब वहां पर डीएनए की मरम्मत जो करता है वो एंजाइम होता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर प्रूफ रीडिंग का काम भी कौन करता है, प्रूफ रीडिंग का काम करता है, प्रूफ रीडिंग का काम करता है। डीएनए के अंदर जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो ये काम करता है, क्या काम करता है कि पॉलीमरेज एंजाइम ने जो डीएनए बनाया है, जो रेप्लिकेशन किया है, उसको चेक करता है कि कहीं उसने ढंग से काम किया है या नहीं किया। अगर किसी डीएनए के अंदर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत तरीके से जुड़ जाए बाय द पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए को जोड़ने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर डीएनए बनाने का, रेप्लिकेशन का काम कर रहे हैं। अगर पॉलीमरेज एंजाइम से यदि कोई न्यूक्लियोटाइड किसी डीएनए में गलत तरीके से जुड़ जाए या एरर हो जाए, तो उस डीएनए को काट कर मरम्मत करना या इसको सही करने का जो काम होता है वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का करता है। मतलब एक्सोन्यूक्लियस कहाँ काम आ रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर रेप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणन होता है। जब कोशिकाओं के अंदर रेप्लिकेशन या गुणन होता है तो उस कंडीशन के अंदर एक्सोन्यूक्लियस जो है हेल्पर के रूप में काम कर रहा है, किसके साथ, पॉलीमरेज एंजाइम के साथ। जैसे ही डीएनए बनता है तो ये चेक करता है कि कहीं डीएनए गलत तो नहीं बन चुका है। अगर डीएनए गलत बन चुका है तो उसको काट कर अलग कर देता है, और जिससे एक फायदा हो जाता है, फायदा क्या, डीएनए के अंदर म्यूटेशन होने से बच जाती है। और ये म्यूटेशन सबसे बड़ी समस्या है। म्यूटेशन क्या होता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, डीएनए या आरएनए या किसी जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक जो पदार्थ होता है, उसके अंदर होने वाली किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन या किसी प्रकार का एरर या कोई त्रुटि पैदा हो जाए तो उसको ठीक करना, उस त्रुटि को या उस एरर को क्या कहते हैं, म्यूटेशन करते हैं, म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है हेल्प करता है कि कहीं डीएनए के अंदर म्यूटेशन ना हो जाए। कैसे, वो इस प्रकार से, यानी कि डीएनए के अंदर पॉलीमरेज एंजाइम जब रेप्लिकेट करेगा, गुणन करेगा, तो उस समय एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, अगर कोई डीएनए, न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना ही तो म्यूटेशन है यहाँ पर, मतलब कि डीएनए बन रहा है और उसके अंदर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है, या कोई नाइट्रोजनस बेस या कोई शुगर या कोई फॉस्फेट गलत तरीके से जुड़ जाए, तो उसको काट कर ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अलग कर देता है और उसको सेव कर देता है। इसी को कहते हैं कि वो म्यूटेशन से बच गया है। और क्या कह सकते हैं,
डीएनए को छोटा कर सकता है, ये डीएनए को छोटा कर सकता है। अगर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है और डीएनए अगर ज़्यादा लंबा है तो डीएनए को काट के उसको छोटा करने का काम भी यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सेंगर सीक्वेंस या पीसीआर में भी इसका यूज जो है किया जाता है, जो कि आगे के टॉपिक से मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। ये तो है हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, हम बात करेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि यहाँ पर मेन है। मेन क्यों है? क्योंकि इसका यूज जो है बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज होता है, ना कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का। तो मैं आपको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा? ऐसा एंजाइम जो डीएनए को बीच से काटता हो, डीएनए को बीच से काट देता हो, सिरों से नहीं, बीच में से काटता हो, उसे हम क्या कहते हैं? काटता हो, उसे हम कहेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब ये डीएनए को बीच में से काटता है। और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज हो रहा है, यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज हो रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी में होता है, वो तो होता ही है। इसके अलावा ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, ये इनके अंदर चिपचिपे सिरे बना सकता है। चिपचिपे सिरे, जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ क्या होता है। चिपचिपे सिरे बना सकता है ये। कैसे? ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये है एक डीएनए, ये एक डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर मैं इस डीएनए बैक्टीरिया का है यहाँ पर, ठीक है। एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए लिया हमने, और मैं एंजाइम ले रहा हूँ EcoR1, एस्चेरिचिया कोलाई R1। इसके बारे में और हिंड सेकंड के बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे हासिल करेंगे। अब इनके अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षारित होती है ना। तो GAATTC जो एंजाइम किसी भी बैक्टीरिया के डीएनए को काटता है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है किसको? सीक्वेंस को। ये सबसे जरूरी काम है यहाँ पर। सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम को पहचान करता है, अनुक्रम को पहचानता है। अनुक्रम पहचानने का मतलब होता है, अनुक्रम पहचानने का मतलब हो गया कि कोई भी एंजाइम जब किसी बैक्टीरिया के डीएनए को काटता है तो उससे पहले आइडेंटिफाई करता है कि क्या वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि ये पैलिंड्रोमिक क्या होता है? पैलिंड्रोमिक का मतलब है कि नाइट्रोजनी क्षार का क्रम ऐसा हो। पैलिंड्रोमिक का मतलब हो गया किसी भी बैक्टीरिया के डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार का सीक्वेंस इस प्रकार से हो कि उसको यदि 5 से 3 पढ़ा जाए या 3 से 5 है ना पढ़ा जाए तो उसका क्रम दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसा होना चाहिए। एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ। पैलिंड्रोमिक का मतलब है कि जब आप किसी वर्ड को 5 to 3 प्राइम एंड 3 to 5 प्राइम जब पढ़ते हैं तो उसका अनुक्रम या उसका पढ़ने का जो उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशंस, वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मलयालम इधर से अगर आप पढ़ेंगे या फिर मलयालम इधर से पढ़ेंगे। ये एंजाइम चाहता है कि जब मैं किसी बैक्टीरिया के डीएनए को काटूं तो उससे पहले उसका क्रम जो होता है पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। मतलब ऐसा क्रम होना चाहिए कि जब उसको 5 से 3 पढ़ा जाए या 3 से 5 पढ़ा जाए तो उसका क्रम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये एक डीएनए लिया है और उस डीएनए के बीच में यहाँ पर ये क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक। और इसका क्रम देखो GAATTC, जो कि यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार है, आपको मालूम है। अगर इसको यहाँ से पढ़ो CTTAAG, मतलब इसको 5 to 3 प्राइम या फिर 3 to 5 प्राइम, 5 to 3 to 5 जब पढ़ेंगे तो इसका क्रम एक जैसा होता है। ये होता है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। तो कोई भी एंजाइम जो होता है
वो क्या, कोई भी मतलब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में कोई भी एंजाइम होता है, वो क्या करता है, पहले बैक्टीरिया के डीएनए को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कि उसका क्रम पैलिंड्रोमिक होना चाहिए, मतलब कि उसको 5 से 3 या 3 से 5 या 5 से 3 या 3 से 5 जब पढ़ते हैं तो उनका अनुक्रम जो होता है सीक्वेंस एक जैसा होना चाहिए, जैसे कि GAATTC GAATTC। जब मैं इसको 5 से 3 पढ़ रहा हूँ और इधर से 5 से 3 पढ़ रहा हूँ, इधर 3 से 5 पढ़ रहा हूँ, इधर 3 से 5 पढ़ रहा हूँ, तो उसका क्रम एक जैसा देखने को मिलता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जैसे कि इको R1 जो है इस क्रम को पहचानता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे इको R1 का जो है GAATTC होता है, तो हिंट जो एंजाइम होता है, हिंट सेकंड, उसका GTYRAC अनुक्रम होता है। अलग अलग एंजाइम का सीक्वेंस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये काटता कैसे, ये हमेशा डीएनए को कुछ इस प्रकार से बीच में से काटता है, और देखो सेंटर से थोड़ी दूर, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा GAATTC CTTAAG, ये इसका क्या है, सेंटर है। लेकिन ये सेंटर से थोड़ा दूर G और A के बीच में कट लगाएगा, और इधर A और G के बीच में कट लगाएगा। जब ये कट लगा लेगा तो ये कैसा बन जाएगा, तो जब ये कट लगा लेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इधर बचेगा हमारे पास AAPTC, और जब ये वाला सिरा इधर आ जाएगा तो इसका क्रम बचेगा हमारे पास CTTAA, और ये यहां पर क्या लग चुका है, कट लग चुका है। ठीक है, तो इको R1 एंजाइम ने क्या किया, इस बैक्टीरिया के डीएनए को बीच में से काट दिया, और काटने के बाद इसने डीएनए के 2 छोर बना दिए। अब ये जो छोर बनते हैं ना, इस छोर को ही बोलते हैं स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स, ये जिसको हम बोलते हैं चिपचिपे सिरे। मतलब अब ये जो बनेंगे ये सिरे जो हैं, इनको बोलते हैं चिपचिपे सिरे। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि सर इसको चिपचिपे ही क्यों बोलते हैं, तो देखो भाई, इसका चिपचिपे बोलने का कारण ये होता है कि जब डीएनए बीच में से कटकर 2 अलग अलग छोर बन जाता है, तो उसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि पूरक नाइट्रोजन क्षार है। पूरक नाइट्रोजन क्षार का मतलब C के ऑपोजिट A है, A के ऑपोजिट T है, T के ऑपोजिट A है, और इधर देखो T के ऑपोजिट AATTC, और इधर से CTTAA, मतलब यहाँ पर ये इनके ऑपोजिट नाइट्रोजन क्षार है। इनके छोर जो होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन क्षार जब दूर दूर हो जाते हैं, इनकी सिरे अलग अलग होते हैं, तो इनके अंदर जो नाइट्रोजन क्षार है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, और ऑपोजिट जो नाइट्रोजन क्षार जो होती है वो आकर्षित करती है। ऑपोजिट नाइट्रोजनस बेस, ऑपोजिट नाइट्रोजन क्षार, ये हमेशा इनके पूरक नाइट्रोजन क्षार को क्या करती है, आकर्षित करती है, और यही कारण है इसको चिपचिपे सिरे बोलते हैं। अगर मान लो ये पूरक ना हो के एक जैसे होते, नाइट्रोजन क्षार ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे होते, तो क्या ये आकर्षित करती, ये आकर्षित नहीं करती, तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, चिपचिपे सिरे। और अगर ये उल्टा हो जाता तो वो हो जाता ब्लंट एंड्स, यानी कि वो चिपचिपे सिरे नहीं होते। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने पढ़ा कि डीएनए को बीच में से काटता है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काटता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हो सकता है क्योंकि ये सर्कुलर डीएनए को काट सकता है। चिपचिपे सिरे बनते हैं, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चिपचिपे सिरे बनते हैं, और काटने का क्रम ऐसा होता है, इनके अंदर स्टिकी एंड बनते हैं, ये यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्यतः 2 पढ़ेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसके अंदर एक तो हमारे पास इको R1 है, और एक हमारे पास हिंड सेकेंड। इको R1 और हिंड सेकेंड 2 एंजाइम। पहला पॉइंट इको R1, इको R1। अब देखो इको का मतलब है, यहाँ पर इसको सबसे पहले बात करेंगे खोजकर्ता की। खोजकर्ता कौन है, तो उसका खोजकर्ता है वार्नर अर्बर और डेनियल नेथेंस। इन्होंने इसे डीएनए को खोजा था, इस एंजाइम को खोजा था। इस एंजाइम को निकाला कहाँ से था, बैक्टीरिया से निकाला था। कौन सा बैक्टीरिया था, जिसका नाम है एस्चेरिचिया
एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से निकाला था। अच्छा, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है, मोस्ट ऑफ यूजफुल एंजाइम है ये मोस्टली यूजफुल, सबसे ज़्यादा मोस्टली यूजफुल एंजाइम है ये, ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। इसके अलावा अगर इसका नामकरण किया जाए तो ये ना, अच्छा ये कैसे काटता है, ये डीएनए को टेढ़ा काटता है या बीच में से काटता है, बीच में से टेढ़ा काटता है, बीच में से स्ट्रैक्ड मतलब टेढ़ा काटता है, टेढ़ा काटता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए इको में, ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब है कि जिस जीव से निकाला जाता है, जिस जीव से निकाला जाता है उसका नाम, जिस जीव से निकाला गया हो। तो किससे निकाला गया है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया जो निकाला गया है उसका वंश होता है। ई का मतलब ये वंश है, जीनस है, और जीनस क्या है यहाँ पर, एस्चेरिचिया। तो ई का मतलब हो गया एस्चेरिचिया। अगर बात की जाए कोलाई, तो जिस जीव से निकाला गया है यानी कि बैक्टीरिया, उसका ये तो ऐसे क्या हो गया, जीनस यानी कि वंश। और अगर बात की जाए यहाँ पर CO का मतलब क्या है, तो उसकी स्पीसीज का नाम है, प्रजाति है, स्पीसीज या प्रजाति, और उसका नाम है कोलाई। अगर बात की जाए R का, तो R का मतलब यहाँ पर स्ट्रेन, उस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला प्रभेद, एक प्रकार का वेरिएंट है ये, इसको प्रभेद, विभेद, स्ट्रेन, वेरिएंट कई नामों से आप बुला सकते हैं। और उस स्ट्रेन R का मतलब है यहाँ पर RY13, ये इस वेरिएंट का नाम है। R का मतलब, फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट का मतलब है कि उस बैक्टीरिया से निकाला गया प्रथम एंजाइम है ये, उस बैक्टीरिया से निकाला गया पहला एंजाइम है ये, पहला एंजाइम है। ये है यहाँ पर इको R1 के बारे में जानकारी, जो कि एक प्रकार का क्या है, ये यहाँ पर एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो कि मैंने आपको दो प्रकार से बताए हैं। एक का नाम है यहाँ पर इको R1 और एक का नाम है हिंड सेकेंड। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हिंड सेकेंड एंजाइम के बारे में। हिंड सेकेंड जो है यहाँ पर दूसरा एंजाइम है, और हिंड सेकेंड दुनिया का पहला एंजाइम है जिसको पृथक किया गया था, हिंड सेकेंड। अब देखो, ये एंजाइम जो होता है दुनिया का पहला एंजाइम है, दुनिया का पहला प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दुनिया का पहला प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये। ठीक, अब इसको खोजकर्ता जो है, डिस्कवर जिसने किया, डिस्कवर करने वाले आदमी का नाम है यहाँ पर हैमिल्टन ओ स्मिथ, खोज करते हैं इसके नाम से। अब इसका नामकरण किया जाए, अच्छा ये डीएनए को स्ट्रेट नहीं सीधा काटता है, ये डीएनए को वो टेढ़ा काटता है, ये डीएनए को सीधा काटता है। अगर इसके अनुक्रम की बात की जाए, सीक्वेंस तो उसका वो है GTYRAC। इको R1 का मैंने आपको बता दिया था, इको R1 तो कैसे काटता है, इको R1 का क्रम था GAATTC, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया। इसका अनुक्रम है GTYRAC। नामकरण की बात की जाए तो यहाँ पर H का मतलब होता है जीव से निकाला गया, मतलब वंश है, जीनस यानी कि वंश है, जिससे निकाला गया है, जिससे निकाला गया है। इसे निकाला गया है हीमोफिलस से निकाला गया, हीमोफिलस
हीमोफिलस। मतलब कि ये जो एंजाइम है यहाँ पर इको R1 और हिंड सेकेंड, ये एंजाइम उन्हीं बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं जिनसे ये बनाए गए हैं। मतलब इको R1 एंजाइम है और ये एंजाइम एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया है। हिंड सेकेंड एंजाइम है जो कि यहाँ पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरिया है से निकाला गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर IN की, IN का मतलब इंडियन या इंडिया नहीं है, इसका मतलब है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजी कहते हैं इसको, ठीक है। D का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है स्ट्रेन, D का मतलब स्ट्रेन, और स्ट्रेन, प्रभेद, विभेद, वेरिएंट, वेरिएंट, विभेद, प्रभेद, विभेद, प्रभेद, जो कि यहाँ पर है RD स्ट्रैंड इसका नाम है। और सेकंड का मतलब हो गया यहाँ पर कि ये उस बैक्टीरिया से निकाला गया दूसरा एंजाइम है, उस बैक्टीरिया से निकाला गया दूसरा एंजाइम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने यहाँ तो लिखा था दुनिया का पहला प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और आप यहाँ लिख रहे हो दूसरा एंजाइम है। तो उसका मतलब ये है कि ये सेकंड है लेकिन ये एंडोन्यूक्लियस है। हो सकता है कि पहला जो निकाला गया था वो एंडोन्यूक्लियस ना होके एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है। इस बात को समझना है, कंफ्यूज मत होना। मैंने बताया हिंड सेकंड दुनिया का पहला प्रतिबंधित एंजाइम है, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये निकाला गया दूसरा एंजाइम है, तो पहला, तो फिर पहला हो सकता है कि वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, दूसरा जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, के बारे में बताया था। अब तक मैंने आपको बता दिया वेरिएंट लगभग 230 स्ट्रेन या जो वेरिएंट है उनसे लगभग 900 एंजाइम पृथक कर लिए गए हैं। आज तक की रिसर्च ये बताती है, आज तक की रिसर्च क्या बताती है कि अब तक लगभग 230 स्ट्रेन में से 900 एंजाइम पृथक कर लिए गए हैं। ये अब तक की रिसर्च बताती है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया 5 टॉपिक हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझने के लिए 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंधित एंजाइम, एक है लाइगेज, तीसरा है पॉलीमरेज, चौथा है क्लोनिंग वेक्टर जो है, और पांचों हैं होस्ट यानी कि परपोसी। ये 5 पॉइंट्स हैं। उन 5 पॉइंट से मैंने आपको आज टॉपिक बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंधित एंजाइम। इन प्रतिबंधित एंजाइम को मैंने आपको बताया कि अगर काटने के क्रम में देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कौन से होते हैं? जो डीएनए की सिरों से काटते हैं, छोर से काटते हैं, उनके एंड ओपन होते हैं। लेकिन जब एंडोन्यूक्लियस की बात की जाए तो ये डीएनए को बीच में से काटते हैं और इसीलिए इनका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं होता, उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर होता है। और वो कैसे करता है? वो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए की मरम्मत करने में एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग होता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम कैसे करता है, जिसके मैंने आपको 2 प्रकार बताए, एक हिंड सेकंड बताया था, एक आपको इको R1 बताया था। इनके काम करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि जब ये डीएनए को काटते हैं तो इनके अंदर चिपचिपे सिरे बनते हैं, इसमें चिपचिपे सिरे बनते हैं जिसका मतलब स्टिकी एंड्स बनते हैं। चिपचिपे क्यों बनते हैं कि जब इनके सेंटर से दूर जब इन्हें डीएनए को टेढ़ा काट दिया जाता है तो टेढ़ा कटने के पश्चात ये क्या करते हैं, इनके 2 सिरे लटके हुए रहते हैं। उन लटके हुए सिरे के अंदर क्या होता है, वो अपने पूरक नाइट्रोजनी क्षार को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको स्टिकी एंड या चिपचिपे सिरे कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हिंड सेकंड और इको R1 का नामकरण कैसे किया जाता है, किससे निकाले जाते हैं। ये सारी बातें हमने आज की क्लास में पढ़ी। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो वाला टॉपिक है, प्रतिबंधित एंजाइम वाला टॉपिक जो है आज का कंप्लीट होता है। और ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये द्विसूत्री डीएनए पर ही काम करता है। द्विसूत्री डीएनए का मतलब हो गया कि ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है उसके ऊपर काम करता है। और आगे की जो क्लास पढ़ेंगे हम उसमें हम डीएनए को अलग अलग करना, डीएनए का विलगन जो है, जो कि एक टाइप टूल्स हैं जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है तो लगभग 1 पॉइंट हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरा हो जाता है। हालांकि आज की क्लास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पूरा कर रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पढ़ लेंगे तो हमारा टॉपिक पूरा होता है। उसके बाद लाइगेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम और क्लोनिंग वेक्टर, वाहक, और उसके बाद होस्ट परपोसी।
ये 4 टॉपिक बचेंगे। उसके बाद हमारा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है खत्म हो जाएगा। और फिर इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट जो है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।